Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमने द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग से चैप्टर को स्टार्ट करना है. ये पार्ट 2 है. इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग. तो हमने पीछे पढ़ लिया है कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रब करेगी, रगड़ मारेगी, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है. तो उसी चार्ज के अकॉर्डिंग हमने अब लाइटनिंग को समझना है. यू लर्न इन क्लास 7th दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जब बादल गरजते हैं तो साथ में जो तूफान आता है बिजली वाला, उसको थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड. अब आपको पता है, जब हमारी बारिश हो रही होती है, बादल जब गरजते हैं, बादल गरजते कब हैं, पहले तो जब एक बादल दूसरे बादल के ऊपर रगड़ मारेगा, एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे, वो रब करेंगे. या तो रब करेगा या एक बादल दूसरे बादल से टकराएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब 7th क्लास में आपने ये पढ़ा था, थंडरस्टॉर्म में क्या होता है कि जो एयर है वो ऊपर की तरफ बहती है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो तो आपको पता है, बारिश जब होती है तो वाटर नीचे ही आता है ना, वाटर की जो बूंदें हैं वो नीचे गिरती हैं. तो एयर जब ऊपर जाती है तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बादल के ऊपर वाले एज पे इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. और जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो नीचे आती हैं उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे वाले जो एज है वहां पे इकट्ठा हो जाता है बादल में, जिसको साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह नहीं समझा सके कि ऐसा ही क्यों होता है कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता है, नेगेटिव नीचे आता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. और उसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड है वहां पे जो पेड़ पौधे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहां पे भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है. और जब ये चार्ज काफी ज्यादा हो जाता है बादलों में, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तब जो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है वैसे तो, मतलब जहां से करंट पास नहीं कर सकता, चार्ज पास नहीं कर सकता, लेकिन इतनी ज्यादा चार्ज की वजह से जब वहां की एयर है वो भी एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं. जिसकी वजह से हमने पीछे भी पढ़ा था, जब वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपको स्पार्क देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होती है, फिर प्रोड्यूस होती है स्ट्रीक, चमक प्रोड्यूस होती है साथ में, और एक साउंड आता है, आपको साउंड में मिलता है लाइटनिंग के थ्रू, और साथ में चमक में मिलती है एक ब्राइट सी. तो इस चीज से ये चीज होती है. वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग. हम इसको कैसे देखते हैं, लाइटनिंग के अकॉर्डिंग. द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. और इस चीज को क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है वो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि ऊपर वाला जो चार्ज था जब वो ग्राउंड के टच में आएगा तो ग्राउंड में वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ये सारा फिनोमिना है लाइटनिंग का. The process of electric discharge can occur between two or more clouds or between clouds and the earth. डिस्चार्ज वाली जो चीज है वो दो या दो से ज्यादा बादलों में भी हो सकती है, या क्लाउड्स और अर्थ में भी हो सकता है. टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड. जैसे हमारे जो पूर्वज थे, पैतृक थे, डरते थे लाइटनिंग से, आज हमें उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि इसके पीछे बेसिक फिनोमिना क्या है. साइंटिस्ट आर ट्राई हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग. उन्होंने काफी मेहनत की इस चीज को समझाने में. हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लेकिन इससे जो काफी डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टी का, तो हमें इससे बचना चाहिए, ये जरूरी है, इससे हमें अपने को प्रोटेक्ट करना है. तो लाइटनिंग सेफ्टी कैसे करना है. ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. खुले वाला जो प्लेस है वो सेफ नहीं है. Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. जब भी हमें गर्जना सुनती है, थंडर क्या होता है, गर्जना, जब भी बादल गरजते हैं तो ये एक अलर्ट है आपके लिए कि अब क्या होने वाला है, लाइटनिंग आने वाली है.
तो आप एक सेफर प्लेस के ऊपर चले जाएं, पहुंच जाएं। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेम प्लेस। अब अगर आपने लास्ट थंडर सुना कि लास्ट वाली गर्जना होगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि तभी के तभी आप बाहर आ जाओ, खुले प्लेस में आ जाओ, ऐसे नहीं करना। कुछ टाइम आपने वेट करना है, जब तक सब शांत नहीं हो जाता तब तक आप सेफ प्लेस के ऊपर ही रहें। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। अब सेफ प्लेस कैसे फाइंड करेंगे? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। अब अगर आप हाउस में हैं या बिल्डिंग में हैं तो वो सेफ प्लेस है। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अगर आप कार या बस या जीप किसी में व्हीकल में हैं और उसके विंडोज वगैरह डोर वगैरह सब क्लोज हैं तो आप उसके अंदर सेफ हैं। डूज एंड डूज डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। क्या हमें करना है और क्या नहीं करना जब गर्जना होती है? तो अगर हम आउटसाइड हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना वो देखते हैं। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। कार के ऊपर ऐसी कारें आती है ना जिसके ऊपर छत नहीं होती, बाइक में देखो ओपन है, वो ट्रैक्टर ओपन है, तो वो चीज जो है वो सेफ नहीं है। ओपन फील्ड्स, खुले खेत सेफ नहीं है। टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस, एलिवेटेड होता है ऊंचा, ऊंचे ऊंचे जो प्लेसेस होते हैं वो सेफ नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते लाइटनिंग स्ट्रोक से, ठीक है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अब ऐसे नहीं है कि हम ऊपर अम्ब्रेला ले लेंगे तो हम लाइटनिंग से बच जाएंगे। अम्ब्रेला को चीर फाड़ के आपकी बॉडी में से होता हुआ वो चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी मौत कब हो गई है। तो अम्ब्रेला नहीं लेके चलना, अम्ब्रेला सिर्फ आपको बारिश से बचा सकता है। इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। अब अगर आप जंगल में हैं तो आपने शेल्टर किसके नीचे लेनी है? जो छोटे छोटे पेड़ हैं, ऐसे नहीं बड़े बड़े पेड़ों के नीचे आप खड़े हैं। तो बड़ा पेड़ होगा तो काफी ऊंचा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो वहां पे ऊपर बादलों में नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन। तो सबसे पहले बिजली कहाँ गिरेगी? उसी पेड़ के ऊपर जहाँ के आप नीचे खड़े हुए हैं। तो आप छोटे छोटे पेड़ों के नीचे खड़े ताकि जो टारगेट है वो काफी दूर रहे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना, छोटा ट्री होगा तो। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड। अब शेल्टर नहीं है, आप ओपन फील्ड में हैं, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। तो सभी जो ट्रीज है उनसे क्या हो जाए? दूर हो जाएं। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, अगर कोई पोल्स हैं तो उससे दूर हो जाएं। और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है उससे दूर रहें, क्योंकि मेटल एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और अगर आप उसके पास हाथ लगाकर खड़े हैं तो आप में भी वो करंट आ जाएगा। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। कभी भी ग्राउंड के ऊपर लेटना नहीं आपने। इंस्टीड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, लेकिन आपने सिमट कर बैठ जाना है ग्राउंड के ऊपर। सिमट कर कैसे बैठना है? प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज, अपने हैंड को अपने घुटनों के ऊपर रख लो। विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, और अपना हेड है जो अपने हैंड्स के बिटवीन उसको रखो, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे बैठना है आपने ग्राउंड के ऊपर। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। ये जो पोजीशन है आपको क्या बना देगी? स्मॉलेस्ट टारगेट बना देगी, ठीक है। अब इनसाइड द हाउस, घर के अंदर क्या करना है या क्या नहीं करना? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स, ठीक है। अब आपको पता है जो टेलीफोन की जो वायर है उसमें क्या होगा? फिर चार्जेस होंगे तो करंट आ सकता है। तो सबसे पहले लाइटनिंग अगर स्ट्राइक करेगी तो किसके ऊपर करेगी? इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर, क्योंकि वो लंबाई में भी ज्यादा है, उसमें चार्ज भी है। दूसरा, अगर आपका जो है इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें भी चार्ज होता है, काफी लंबा भी होता है, वो पोल्स के ऊपर भी लगी होती है वायर्स, तो वहां से भी हमने सुरक्षित रहना है। मेटल की जो पाइप्स हैं ये तो हमने बता ही दिया कि टच नहीं करना, तो इनसे हमने दूर रहना है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। जब भी थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो इनके साथ हमने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है। ना तो टेलीफोन, अगर कोई तार वाला टेलीफोन है उसको छूना है, ना इलेक्ट्रिकल वायर्स के पास कहीं होना है हमने, ना मेटल पाइप्स को टच करना है। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन एंड कोर्डलेस फोन। अगर आपका कोई मोबाइल फोन है या जिसके तार नहीं होती, कोर्डलेस, कोर्ड का मतलब तार नहीं, लेस का मतलब नहीं है, तो ऐसा फोन जिसमें कोई वायर नहीं लगी हुई तो उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें वायर नहीं है तो वहां पे चार्ज नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा, तो बिजली ऐसे
लोग बोलते हैं कि मोबाइल को नहीं चलाना चाहिए जब भी गर्जना हो रही है, जब भी लाइटनिंग हो रही है, लेकिन ये सेफ है। अगर आपका मोबाइल जो है उसमें तार तो होता ही नहीं मोबाइल में, आपको पता है, तो उसको सेफली आप यूज कर सकते हैं। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. अब लेकिन ये बुद्धिमता नहीं है कि ये क्या है, आप अपने मोबाइल से फोन करें ऐसे आदमी को जो टेलीफोन पे फोन रिसीव करेगा, आपकी कॉल रिसीव करेगा। मतलब जिसके घर में कोई तार वाला फोन है या टेलीफोन है जिसमें वायर लगा होता है, आप इधर से मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, उधर से थंडरस्टॉर्म हो रहा है और उधर से वो टेलीफोन पे आपकी कॉल रिसीव करेगा, तो उसके लिए वो डेंजर है। तो ऐसे एक आइडिया मत बना लें कि इससे हम दूसरे की हत्या कर सकते हैं। तो ये वैसे मजाक है कि हमारे पास तो मोबाइल है, जब भी थंडरस्टॉर्म होगा तो मैं उसको कॉल करूंगा और उसके ऊपर बिजली आएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे नहीं करना। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। और जब भी थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो वहां पे देखो आपका जो वाटर है वो भी एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब वो पानी बह रहा है तो काफी दूर तक उसका कॉन्टैक्ट आगे के आगे बना हुआ है। वो नाली में जाएगा, नाली से जाके पौंड में जाएगा, पौंड से आगे, मतलब उसका कॉन्टैक्ट काफी दूर तक है, लेक्स तक है, तो ऊंचाई वाली जगह तक भी उसका कॉन्टैक्ट है। तो बात नहीं करना जब भी गर्जना हो रही है, जब भी लाइटनिंग हो रही है, वो रिस्की है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर हो गए जिसमें वायर लगा हुआ है, उसको अगर आपने सॉकेट में लगा रखा है तो वो डेंजर है। टीवीज हो गए, इनको हमने क्या करना है, अनप्लग कर देना है। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, लाइट्स जो हैं वो ऑन रह सकती हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है, कोई वायर नहीं है उसमें लटक रही। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं इससे हमने बचना कैसे है बिजली, ताकि हमारी बिल्डिंग के ऊपर ना आए, हमें उस पर शॉक ना लगे उससे। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो डिवाइस है वो है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये क्या करता है, किसी भी बिल्डिंग को बचा लेता है उसके ऊपर लाइटनिंग के इफेक्ट होने से। कैसे बचाता है, क्योंकि इसमें एक मेटालिक रॉड होती है टॉलर देन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग से बड़ी होती है, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, जिसको किसमें इंस्टॉल कर देती हैं, जो बिल्डिंग की दीवारें बनाई जाती हैं तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इसके अंदर उसको फिट कर देते हैं। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर, ऊपर वाला एंड इसको एयर में रखते हैं, एंड द अदर इज ब्यूरिड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरे को काफी गहराई में ग्राउंड में दबा देते हैं। द रॉड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। अब आपको पता है मेटल की रोड है तो इसमें चार्ज इजिली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, एज अ कंडक्टर ये बिहेव करेगा। तो अगर लाइटनिंग इसके ऊपर होती है, सबसे पहले ऊंचाई पे कौन है, आपकी मेटल रॉड, तो सबसे पहले करंट इसमें आएगा, तो सारा जो चार्ज है वो किस में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो ग्राउंड में जाके वो जीरो हो जाना है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाना है, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है। द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो गार्डर वगैरह है ये भी काफ़ी हद तक हमें इससे सेव करते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर जो होती हैं, क्योंकि उसमें आगे आपका ग्राउंड किया होता है, जब भी आप इलेक्ट्रिकल वायर लगवाते हैं तो वो ग्राउंड वाली पिन भी लगाता है, आपको पता है, वो भी सेफ है आपके लिए। एंड वाटर पाइप्स जो आप बिल्डिंग में लगाते हैं वो भी क्या कर देती हैं, क्योंकि वाटर पाइप जो है वो आगे आपके डैम, आपके जो टैंक है नीचे वाला, डिग्गी जो है आपकी वहां तक जाएगा, तो वो नीचे ग्राउंड से जाता हुआ जाएगा, तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा करंट को ऊपर की टंकी से उसको लेता हुआ। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो मेटल का है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जो फिनोमिना है वो है अर्थक्वेक, भूकंप। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एट लाइटनिंग इन क्लास 7th, यू लर्न अबाउट साइक्लोन, साइक्लोन हमने उसमें पढ़ा था। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे काफ़ी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी का। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट, लेकिन हम इसको कुछ एक्सटेंट तक इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया, जो हमारा मौसम विभाग है, वेदर डिपार्टमेंट है, वो भी हमें वार्निंग दे देता है अगर कहीं पे थंडरस्टॉर्म डेवलप हो रहा है किसी भी एरिया में।
If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it. अब अगर कहीं पे गर्जना हो रही है तो उसकी वजह से आपको पता है लाइटनिंग तो होगी, क्योंकि रब हो रहा है वहां पे कुछ ना कुछ, तभी तो वहां पे क्या हो रहा है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है। तो अगर रब होगा तो चार्ज इकट्ठा होगा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि साइक्लोन भी हो जाए और लाइटनिंग भी आ जाए। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, तो हमें उसके लिए टाइम मिलता है। अब आपको पता है कि फर्स्ट थंडरस्टॉर्म आया तो आपके लिए अलर्ट हो गया, तो आप सेफ प्लेस पे चले जाएंगे, तो हम उसको काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। There is however one natural phenomena which we are not yet able to predict accurately, लेकिन एक नया जो नेचुरल फिनोमिना है जिसकी हम बात करेंगे अर्थक्वेक की, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। इट इज एन अर्थक्वेक, इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल, काफी बड़े स्केल तक ये डैमेज कर देता है। अ मेजर अर्थक्वेक अक्कर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगदर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। देखो नॉर्थ कश्मीर जो है उत्तरी कश्मीर में उरी और तंगदर जो टाउन है वहां पे एक काफी मेजर अर्थक्वेक आया था इंडिया में। डेट आपको याद होनी चाहिए 8 अक्टूबर 2005। और इससे पहले जो आया था वो भुज में आया था, गुजरात का जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आया था 26 जनवरी 2001 को। तो ये दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है 15.5, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक। अपने पेरेंट्स से आप क्या करें, अर्थक्वेक जो भी कब भी आया था तो कितना डैमेज हुआ प्रॉपर्टी का, वो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ दोज डेज। उस टाइम के जो मैगजीन थे, जब ये 2001 की बात है, अगर आपके पास कोई मैगजीन अखबार वगैरह पढ़े हैं तो उससे क्या ले लें, आप पिक्चर्स इकट्ठी करेंगे कितना डैमेज हुआ था उस टाइम। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अब समझेंगे कि अर्थक्वेक है क्या। व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स, क्या होता है जब ये आता है। व्हाट कैन बी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी शैल डिस्कस बिलो। तो फर्स्ट हमारा है व्हाट इज एन अर्थक्वेक। An earthquake is a sudden shaking or trembling। shaking आपको पता है वाइब्रेशन जैसे, trembling होता है कंपन, दोनों सेम से वर्ड हैं। of the earth which last for a very short time, काफी कम टाइम में क्या होता है, अर्थ जो है वो शेक करती है, वाइब्रेशन करती है, उसकी वजह से क्या आता है, भूकंप आता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। और ये जो है अर्थ कंपन क्यों करती है, इसका रीजन क्या है, जो अर्थ क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की उसको क्रस्ट बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाती है, क्योंकि जो क्रस्ट है वो काफी प्लेट से मिलकर बनी हुई है। और ये प्लेट एक प्लेट नहीं है, बहुत सारी प्लेट्स हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी है। तो जब ये एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ मारती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आता है भूकंप। कई बार क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ जाती है, या दूसरी प्लेट उसके नीचे धंस जाती है, या एक दूसरे से रगड़ मारने से कुछ प्लेट टूट भी जाती है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से, ट्रिम्बलिंग की वजह से आता है भूकंप, जो आगे डिटेल से भी देखेंगे हम, आपको पिक्चर भी दिख रही है प्लेट्स की। Earthquakes occur all the time all over the earth, they are not even noticed। ये काफी जो जगह पर आता है और इसको हम नोटिस नहीं कर सकते। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, जो बड़े बड़े जो अर्थक्वेक्स हैं वो काफी क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी कम होती है। दे कैन कॉज इमंस डैमेज टू बिल्डिंग्स। अब जो बड़े बड़े भूकंप है ना, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी कम का मतलब क्या है, कि वैसे नहीं कि बड़े बड़े भूकंप रोज ही आते रहेंगे। आपने देखा है बड़ा भूकंप कभी कभी आता है ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन छोटे छोटे भूकंप आते से रहते हैं, इसका कुछ पता भी नहीं लगता। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिज डैमेज एंड पीपल। अगर मेजर अर्थक्वेक आएगा तो काफी डैमेज होगा। देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। अब अगर भूकंप आएगा तो उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है, क्योंकि अगर कोई डैम वगैरह है, अगर वो टूट गया तो पानी सारा बाहर आ जाएगा, नदियां भर जाएंगी, नहरें भर जाएंगी,
तो उससे फ्लड आ सकता है। लैंडस्लाइड, हमारी जो जमीन है वो खिसक सकती है भूकंप आने से। सुनामी आ सकती है, अगर पानी में आ गया भूकंप तो सुनामी आएगा। तो इसकी वजह से ये 3 जो नेचुरल फिनोमिना है वो भी अक्कर कर सकते हैं। A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 दिसंबर 2004। मेजर जो सुनामी आया था भूकंप की वजह से वो आया था 26 दिसंबर 2004 इंडिया में। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंडियन ओशियन में आया था, हिंद महासागर में। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। तो कोस्टल एरिया है जो मतलब ओशियन के आसपास का एरिया काफी डैमेज हुआ था उस टाइम। एक्टिविटी 15.6 क्या है? टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। एक आउटलाइन मैप ले लो आप वर्ल्ड का। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट देखो हमारा, और साथ में लोकेट करो अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारे मैप के ऊपर। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव सफर डैमेज। और इंडियन ओशियन की आसपास कौन कौन सी और जो हैं कंट्रीज, उनके ऊपर भी आप मार्क करो कि उनके ऊपर भी डैमेज हुआ होगा। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स। अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, फैमिली में या नेबरहुड से क्या करो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो कि कितनी तबाही हुई थी। डिवास्टेशन होता है तबाही। व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक। अब कारण क्या है अर्थक्वेक के आने का? अब बूजो क्या बोल रहा है? My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shifted to the other horn, an earthquake take place. How could it be true? तो ये काफी एक मिथ है, एक कथा बनाई हुई है, कहानी बनाई हुई है जो इसकी दादी है। बूजो की दादी क्या बोल रही है कि जो अर्थ है वो एक बैल के सींग के ऊपर है बैलेंस, और जब वो बैल अपने इस सींग से उठाकर अर्थ को दूसरे सींग पर रखता है तो भूकंप आ जाता है। तो देखो क्या मजाक है क्या भाई, मतलब कुछ तो रियलिटी होनी चाहिए ना अगर आप कहानी सुना रहे हो तो मतलब बैल बड़ा हो गया अर्थ से। इन एनिशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। पुराने टाइम में जो है लोग अर्थक्वेक के बारे में नहीं जानते थे। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस इन मिथिकल स्टोरीज। इसलिए उनका जो आइडिया था वो एक मिथिकल स्टोरी होती थी, कहानी होती थी, सच एज द वन टोल्ड बाय बूजो ग्रैंडमदर, जैसे कि बूजो की दादी ने उसको सुना दी। अब ऐसे लोग, पुराने ऐसे लोग होते थे जिनको कारण पता नहीं होता था, तो वो ऐसे नहीं बोलते थे कि हमें पता नहीं है, वो उनको कहानियां सुना देते थे और बच्चों के मन में वही कहानी चलती रहती थी। गलत कहानी सुनाने की बजाय आप सीधा बोल दो कि हमें पता नहीं है कारण इसका क्या है। लेकिन ऐसे लोग मानते नहीं, क्योंकि एटीट्यूड उनमें भी था कि अगर बच्चा अगर बोलेगा कि दादी को कुछ पता ही नहीं है ना तो बेइज्जती हो जाएगी। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी जो मिथिकल स्टोरीज हैं वो काफी वर्ल्ड में और जगह भी थी। अब पहेली क्या बोल रही है? व्हाट कुड कॉज अ डिस्टरबेंस इनसाइड द अर्थ। अब मतलब जो हमारी अर्थ है उसमें डिस्टरबेंस होने का कारण क्या है? Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of earth called the crust। अब हमें ये तो पता लग गया कि ट्रिमर्स क्या होता है। पहले तो थरथराहट, वाइब्रेशन को ही बोल दो, ये होती है डिस्टरबेंस की वजह से। किसमें? अर्थ की इनसाइड। कौन सी लेयर में? अपर मोस्ट लेयर में। कौन सी है? क्रस्ट है। तो आपको अर्थ की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होती है जो 80% होता है अर्थ में, उसके बाद आउटर कोर आ जाता है, फिर इनर कोर आ जाता है। तो डिस्टरबेंस कहाँ होती है? क्रस्ट में। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस। एक ही पीस नहीं है, इट इज फ्रेगमेंटेड। ये फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे पीसेज हैं इसके। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और एक फ्रेगमेंट को हम प्लेट बोलते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, और ये मोशन कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप है इसमें। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। अब जब वो प्लेट्स आपस में रगड़ मारती हैं, ब्रश पास्ट का मतलब तेजी से रगड़ मारना, या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है या टकराती है, कोलिजन का मतलब टकराना। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। उसकी वजह से क्या होता है? क्रस्ट में डिस्टर्बेंस हो जाती है। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शो अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसलिए जो है भूकंप आ जाता है अर्थ के ऊपर। तो आपको ये देखो यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिखाया हुआ है, आउटलाइन किया हुआ है, हमारा इंडिया भी दिख रहा है। अब इंडिया में हमारे ये देखो प्लेट्स दिखाई गई हैं। एक इंडियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है,
तो ये प्लेट्स कुछ आपको दिखाई गई हैं, और आगे वाले डायग्राम में आपको कोलाइडिंग दिखाया हुआ है कि एक प्लेट जब दूसरे के ऊपर कोलाइड करेगा तो एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है, उसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। या ब्रशिंग पास्ट का मतलब एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से रगड़ मारती हुई निकल जाएगी तो उससे भी क्या होता है, ट्रिमर्स आ जाते हैं, थरथराहट होती है। अब बुजो क्या बोल रहा है, इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स कैन दे आल्सो प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। अब ये बुजो बोल रहा है कि अगर साइंटिस्ट को अगर इतना पता है कि ये प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हो रहा है तो क्या उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब आएगा, कहाँ पे आएगा, नया वाला कहाँ पे आएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता। although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur। ये पॉसिबल नहीं है अभी तक कि हम नेक्स्ट वाला कहाँ पे आएगा। I read somewhere that underground explosion could also cause tremors। बिल्कुल पहेली में बोल रहा है कि जब अंडरग्राउंड क्या होते हैं, विस्फोट होते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण होता है या कुछ भी जो हमारी गवर्नमेंट है कोई ना कोई अगर परीक्षण करती है, एक्सप्लोजन को चला के देखती है, तो वहां पे भी उसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है। ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्शन। जब वोल्केनो फूटेगा उसकी वजह से काफी वाइब्रेशन होता है तो उसकी वजह से भी आ सकता है। और अ मेटियोर हिट द अर्थ, कई बार क्या होता है ऊपर से जो पत्थर सा मेटियोर है वो जब अर्थ के ऊपर गिरता है तब भी आ जाता है। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जब भी नाभिकीय परीक्षण होता है, न्यूक्लियर विस्फोट होता है, उसकी वजह से भी क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। लेकिन ज्यादातर जो है अर्थक्वेक आता है वो जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से आता है। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur। अब जहां पे ज्यादा भूकंप आता है मतलब वहां पे जो प्लेट्स की बाउंड्री है वो क्या है, वीक है, तभी तो वहां पे क्या आ रहा है, ज्यादा भूकंप आ रहा है। तो द वीक जोन्स आर आल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन। तो उस वीक जोन को हम क्या बोल देते हैं, सिस्मिक या फॉल्ट जोन बोलते हैं। In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalaya, the whole of Northeast, run of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain। ठीक है, इंडो और गंगेटिक जो मैदान है, जो हमारा गंगा का मैदान है, वहां पे राजस्थान में, रन ऑफ कुछ में, और नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय में, कश्मीर में क्या है, यहाँ पे काफी डेंजरस ये एरिया है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन डेंजर जोन, ये भी डेंजर जोन में आ जाता है। अब आगे आपको डायग्राम में प्लेट्स दिखाई हुई हैं, गंगा का मैदान दिखाया गया है, गंगा प्लेन हो गया, माउंट एवरेस्ट दिखाया गया आपको, हिमालय दिखाया हुआ है, तिब्बत प्लेटू दिखाया हुआ है, यूरेशियन प्लेट दिखाई हुई है, इंडियन प्लेट दिखाई हुई है, इंडियन ओशियन दिखाया हुआ है। तो आपको एक आउटलाइन मार्क, एक मैप दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये चीजें हैं जहाँ जहाँ पे क्या है, डेंजर जोन है। The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called the Richter scale। अब अर्थक्वेक कितनी पावर से आ रहा है, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, जहां पे ये आपको वैल्यू बता देगा कि कितनी वैल्यू से हमारा जो अर्थक्वेक है अभी आया है। Really destructive earthquakes have magnitude higher than 7 on the Richter scale। अगर रिक्टर स्केल में जो रीडिंग आ रही है वो 7 से ज्यादा आ रही है तो मतलब जो आपका अर्थक्वेक आया है काफी मेजर अर्थक्वेक आया है, हाईली डिस्ट्रक्टिव है वो। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। जो भुज और कश्मीर में आया था, भुज में 2001 में और कश्मीर में हमने कब पढ़ा था, कब आया था, 2005 में, तो वहां पे वो 7.5 से ज्यादा आया था। देख लो कितना ज्यादा वो डिस्ट्रक्टिव था, इसलिए इतना नुकसान हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा में भी बताया हुआ है कि कैसे ये जो है भूकंप में सिस्मोग्राफ का क्या काम है, कैसे इसका फोकस सेंटर होता है, ये देख लेते हैं हम, फिर आगे देखेंगे प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जो झटके होते हैं, ट्रिमर्स मतलब जो प्लेट्स आपस में टकराएंगी उसकी वजह से क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। कैसे, जैसे कि आपने पानी के ऊपर पत्थर मार के देखा होगा तो पानी में आपने वेव्स देखी होंगी चलती हुई, वैसे ही जब अर्थ में क्या होता है, क्रस्ट में जब कोई झटका लगता है तो वहां पे वेव्स चलती हैं। दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव, और इनका नाम क्या है, सिस्मिक वेव्स बोल देते हैं इनको। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। अब उन वेव्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सिस्मोग्राफ से, जो आपको नीचे दिख रहा है। The instrument is simply a vibrating rod
और अ पेंडुलम, इसमें एक पेंडुलम लटका होता है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, साथ में एक पेंडुलम बॉब लटका हुआ है, विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर सर्कल। अब झटका आएगा तो जब ये सपोर्ट है जो पेंडुलम है ये क्या करेगा, हिलेगा, वाइब्रेट करेगा। अब पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। अब इसके साथ ही हमने बॉब के साथ नीचे देखो पेन भी आपको दिख रहा है, पेन अटैच कर दिया। द पेन रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव अंडर इट। अब नीचे एक ड्रम लगा होता है रोटेट करने वाला और उसके ऊपर एक चार्ट पेपर स्टिक किया होता है। जब ये पेंडुलम हिलता है तो साथ में पेन भी हिलेगा, तो पेन क्या करता है, पेपर के ऊपर एक पैटर्न सा बना देता है भूकंप में सिस्मिक वेव्स का। बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। अब इस चीज को वो देखकर जो साइंटिस्ट हैं वो आपका अर्थक्वेक का एक कंप्लीट मैप सा बना देते हैं कि ऐसा आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। दे कैन आल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। इसके इस मैप को देखकर वो पावर भी बता देते हैं। अब देखो जितना ज्यादा झटका लगेगा पेन उतना ज्यादा क्या करेगा, ऊपर नीचे होगा, तो जो ग्राफ है काफी ऊपर नीचे आता हुआ आएगा, ठीक है। तो उससे क्या पता लग सकता है कि ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा। और अगर भूकंप की पावर कम है तो पेन कम हिलेगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो छोटा, जो उसकी जो पीक्स होंगी ऊपर नीचे वाले क्या होंगी, उसकी लेंथ कम होगी। तो वहां से क्या पता लगेगा कि इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है, लेस डिस्ट्रक्टिव है भूकंप। तो इस ग्राफ से ऐसे पता लगता है। अब साथ में आपको मैप दिखाया हुआ है अर्थक्वेक का, ये जो रेड कलर दिखाया हुआ है इसको बोलते हैं फोकस, मतलब जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ है, जहां से झटके स्टार्ट हुए हैं वो है फोकस। अब उसके बाद आपको वेव्स नजर आ रही हैं, थोड़ी सी लाइटली सी की हुई हैं अर्थ में क्रस्ट के ऊपर, ऐसे करके वेव्स चलती हैं। अब फोकस वाले पॉइंट से बिल्कुल क्रस्ट के सीधे वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। मतलब फोकस तो हमारा वहां पे है जहां से वो स्टार्ट हुआ है झटका, वहां से सीधा अगर ऊपर चले जाए क्रस्ट के ऊपर, वहां पे एपी सेंटर होगा। और उसके बाद आज सरफेस दिखाए हुए, यहाँ पे सिस्मिक वेव्स दिखाई हुई हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चीज है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेयर्स दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, इसको प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते। वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव भी हैं। कश्मीर भुज में 7.5 का आया, काफी डैमेज हुआ, आपने फिगर भी देखा कितनी बिल्डिंग्स जो है नीचे धसी हुई हैं, टूट रही हैं। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ ऑल द टाइम। तो हमें ये जरूरी है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए अपने को बचाने के लिए। पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर हैव टू स्पेशली प्रिपेयर्ड। अब जहाँ पे क्या है, वीक जोन्स हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कश्मीर वगैरह, उस इलाके में क्या है, वीक जोन्स हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको स्पेशली प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी अ डिजाइन दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। पहले तो इस इलाके में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि वो काफी जो है झटके, जो बड़े बड़े झटके हैं उनको झेल सकें, ऐसा होना चाहिए बिल्डिंग। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। जो मॉडर्न आर्किटेक्टर आते हैं, आपको पता है इंजीनियर वगैरह, उनसे डिस्कस करके हमें वो बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वाइट सेफ। और स्ट्रक्चर को सेफ बनाएं, सिंपल बनाएं, जिससे क्या होगा, काफ़ी तक सेफ रहेगा। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। किससे कंसल्ट करें, आर्किटेक्टर से जो क्वालिफाई है, जिसको अच्छी खासी नॉलेज है इस चीज़ की, और इंजीनियर से काफ़ी डिस्कस करें, फिर जाके बिल्डिंग्स को बनाएं। इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल इन केस द स्ट्रक्चर फॉल, द डैमेज विल नॉट बी हैवी। अब सिस्मिक जोन है, वहां पे आप काफी सुंदर सा, काफी महंगा घर क्यों बना रहे हैं, जब आपको पता है भूकंप आएगा तो जो इमारत है वो गिर जाएगी। तो आप ज्यादातर किसके बनाएं, मड के या टिम्बर के, लकड़ी के क्या बना लें, आप घर बना लें। अगर डैमेज होगा भी तो इतना नुकसान थोड़ी होगा, आपको सस्ता घर था, आप दोबारा बना सकते हैं। और जो छत है घर की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। भारी होगी तो अगर भूकंप आ गया तो छत ऊपर गिर गई तो सभी को क्या हो जाएगा, मौत हो सकती है सभी की। It is better if the cupboard and shelf are fixed to the walls so that they do not fall easily। और अलमारी वगैरह है, जो कपबोर्ड है आपका, और जो आपकी जो शेल्फ है
वो हमेशा अगर दीवार में फिक्स है तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर भूकंप आएगा तो इजीली गिर नहीं पाएंगी। अगर आपकी जो दूसरी वाली अलमारी है जो दीवार के साथ रखी हुई है, भूकंप आने की वजह से वो टेढ़ी होकर आपके ऊपर गिर सकती है, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर एक्सेट्रा। वाटर हीटर आपको पता है बाथरूम में लगा हुआ, ऊपर आपके वॉल जो फ्रेम्स हैं, फोटो फ्रेम, बड़े बड़े सीनरियाँ हैं आपकी, क्लॉक है वो ऊपर लगी हुई है, तो उससे थोड़ा सा सेफ रहना है, क्योंकि झटकों की वजह से वो नीचे गिर जाती हैं, कई बार आपके ऊपर भी गिर सकता है। वाटर हीटर गिर गया तो बस हो गया काम तमाम, राम नाम सत्य हो जाएगा। सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल। Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have firefighting equipment in working order. अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, कुछ भी वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे स्पेशली क्या होना चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए। वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए वहाँ पे आग बुझाने के लिए, मतलब वहाँ पे एक सेफ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से क्या हो जाता है, आग लग जाती है। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रुड़की में है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रुड़की में, हैज डेवलप नो हाउ टू मेक क्विक रेजिस्टेंस हाउस, कि आप अपना हाउस फ्लेम रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं कि जिसमें आग ना लगे, ऐसा कैसे बना सकते हैं, ये कौन बताता है, कौन सा इंस्टीट्यूट, रुड़की वाला। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब जब अर्थक्वेक आता है तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप अपने घर में हैं, टेक शेल्टर अंडर टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं आ जाती आप टेबल के नीचे हो जाएं। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू, बड़े बड़े जो हैवी ऑब्जेक्ट आपके घर में हैं उनसे दूर रहें ताकि वो आपके ऊपर ना गिर जाएं। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। अब आप अगर बेड के ऊपर हैं तभी भूकंप आ गया तो आप उठे ना, बाकी जो पिलो है वो अपने हेड के ऊपर रख लें, क्योंकि हेड के ऊपर अगर कुछ लग गया तो काफ़ी डैमेज हो जाता है, आपको पता है इंजरी हो जाती है, काफ़ी आदमी का जो मेमोरी है वो लॉस हो सकती है। बाकियों के ऊपर तो कुछ ना कुछ इलाज जल्दी हो जाता है, तो हेड को कवर कर लें पिलो के साथ। इफ़ यू आर आउटडोर, जब आप घर से बाहर हैं, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, बिल्कुल साफ स्पॉट, क्लियर क्या कर लें, फाइंड कर लें। अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग से दूर रहें, ट्रीज से दूर रहें। ओवरहेड पावर लाइन, पावर लाइन से दूर रहें। ड्रॉप टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लेट जाएं। इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट, अब अगर आप कार या बस में हैं तो बाहर ना आए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, ड्राइवर को बोलें कि एक क्लियर स्पॉट के ऊपर ले जा, धीरे धीरे चला कर इसको। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप, और बाहर ना निकले जब तक झटके बंद नहीं हो जाते। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।